नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। जागरण प्राइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र चुनाव पर बात करेंगे। बहुमत मिल गया है लेकिन अब तक सरकार नहीं बनी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्कंद विवेकधर हैं, सीनियर एडिटर हैं जागरण के। इसके अलावा हमारे साथ अनुराग मिश्रा जी हैं, वो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं जागरण से। दोनों जन से समझेंगे कि क्या वजह है। आज 25 तारीख है, 2 दिन हो गए नतीजे आके, लेकिन अब तक सरकार नहीं बनी है। जी विवेक जी, आपसे ही शुरू करूँगा। क्या लग रहा है, क्या वजह है कि अब तक सरकार नहीं बन रही है? देखिए, अगर हम वजहों में जाएँगे तो हमें पिछला जो पुरानी सरकार थी उसके टूट के जो नई सरकार बनी, उसको देखना पड़ेगा, उसके समीकरण क्या थे? उसके समीकरण जब शिवसेना से शिंदे जब तोड़ के आए, तो उनकी सीटें तब भी कम थी बीजेपी से, लेकिन और ऐसा माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो आलाकमान है उन्होंने कुछ निर्णय लिया और उनको हुँ, दिया मुख्यमंत्री का पद दे दिया। और ये कहीं न कहीं एक जो मराठा वोटर थे उसको तो खुश करने की कोशिश थी, साथ में एक तरह से इनाम भी था शिंदे के लिए। लेकिन अब वो बहुत लंबे समय तक बड़ा मुश्किल है कि आप कम सीट के साथ ही मुख्यमंत्री बने रहो, और जबकि डिफरेंस अब बहुत ज़्यादा हो गया है। हुँ, तो ये तय है कि मुख्यमंत्री पूरे चांसेस है कि बीजेपी के बनेंगे। अब उस चूँकि ये निर्णय लेना है, और हुँ। जो चुनाव हुआ था उस पूरे चुनाव में कभी ये बात नहीं तय हुई थी कि मुख्यमंत्री किसका बनेगा या कैसे बनेंगे। इनका कुछ इंटरनल फार्मूला होगा, उस हिसाब से 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम की वही संभवता आएँगे। फ़ॉर्मूला हाँ, पिछली बार जैसा। हो सकता है वही तीनों चेहरे भी हों, हुँ, बस पद जो हैं थोड़े से रोटेट हो जाएँ। तो हुँ। जो इसी में ये जो होता है, इसमें एक उठा-पटक होती है, खींचतान होती है, डिपार्टमेंट्स को लेके भी बातचीतें होती हैं। तो ज़रूर वो बातचीत का दौर चल रहा होगा, और संभवतः 2 या 3 2 1 और 2 दिन लगेंगे इसमें और फाइनल होने में। क्या लग रहा है अनुराग जी, कौन सीएम जी, बनेगा? देखिए सीएम एकनाथ शिंदे या जी, सीएम बनना देवेंद्र फडणवीस से करीब-करीब तय है। अच्छा। इसमें कोई अटकल लगाना, लेकिन चूँकि क्या है कि जो स्कंद जी ने एक बात कही कि पोर्टफ़ोलियो का बँटवारा, राज्यसभा में सीटें किसको कितनी मिल सकती हैं। केंद्र में अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे के कोटे से एक मंत्री हैं मनोहर, और दूसरे देखें तो प्रफुल्ल पटेल ने मंत्रालय लिया नहीं था। तो एनसीपी के पास भी एक मौका है कि वो अपने किसी एक मंत्री को केंद्र में रखवाए, या अच्छे पोर्टफ़ोलियो की बात। क्योंकि बीजेपी की जो सीटें हैं करीबन 90% का उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी का रहा है। और ये करीब-करीब अजीत पवार ने भी ये कहा है कि अगर अगर जो उनके विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें वो चाहते थे कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने। तो अगर मतलब अजीत पवार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, क्योंकि सुनेत्रा पवार उनकी पत्नी ने बयान दिया था कि जो पूरा फॉर्मेट जीत का जो मेन पवार साहब हुँ, को हराना, शरद पवार को हराना, उसमें उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो नंबर 2 का दावा वो फडणवीस को मान रही थी। हुँ, दूसरा पॉइंट, अभी जो थोड़ा बहुत रस्साकसी चल भी रही थी कि अब नगर पालिका के चुनाव वहाँ पर होने हैं, बीएमसी के चुनाव है। तो बीएमसी के चुनावों में वो शिवसेना जो है, क्योंकि बीच में भी ये बात पे आई थी कि शायद मनसे और जो उद्धव गढ़ की शिवसेना है, इनका आधार पूरी तरह से खत्म हो गया है, हुँ, वहाँ पर जो दिखने में आ रहा। तो एक बार अपने आप को पुनर्जीवित करने के लिए शिवसेना का मुंबई जो भी सीटें जीती है शिवसेना, मुंबई के अंदर उनका एक हुँ, अभी भी प्रभाव ज़िंदा है। वहाँ पर एकनाथ शिंदे की नाराज़गी बीजेपी नहीं चाहती, तो एकनाथ शिंदे को भी कोई ना कोई ऐसा रोल देना चाहेंगे, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम बनने हैं। ये जी। भी तय है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे और अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। हुँ, लेकिन उनके साथ जो उनके रोड के विधायक हैं या एक मैसेज देना चाहते हैं, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जिसका असर बीएमसी के चुनावों पर भी पड़े। क्योंकि कहीं न कहीं हल्का में रोड क्या है कि कहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए ना जाएँ। तो कई ऐसे समीकरण हैं जिसकी वजह से इसमें देरी हुई, हुँ, क्योंकि ये चीज़ फर्ज़े से तय हो गई थी कि बीजेपी की 130 से अधिक सीटें करीब-करीब जो पाना 149 में से 133 में, कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी का ही होगा इस बार। पिछली बार जो स्कंद जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि कई पॉलिटिकल ऐसी मजबूरियाँ थी जहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक तरह से बीजेपी जो चाह रही थी कि उनको एक सबक या उनके साथ एक जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसको दूर करने के लिहाज से एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया था। इस बार एक तरह से बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि जो एनसीपी है, वो अजीत पवार की एनसीपी हो चुकी है, हुँ, और दूसरी जो शिवसेना है, वो एकनाथ शिंदे की साबित शिवसेना हो चुकी है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी फडणवीस की स्वीकार्यता कोई बड़ा अचरज नहीं होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जब पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने भी ये कहा था, वो एक तरह से उनकी बातों में ये था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का पद ऑफर करेगी। तो हुँ। ऐसे में वो इस बात के लिए शायद तैयार होंगे। बीजेपी ने पिछले बड़ा दिल दिखाया था, तो शायद इस बार भी उसके लिए वो तैयार रहेंगे। तो फडणवीस के नाम पर कोई संशय की बात नहीं है। एकनाथ शिंदे और उद्धव पर बात करेंगे हम लोग कि क्या वजह रही कि उद्धव कहाँ चूक गए? क्योंकि चुनाव से पहले असली शिवसेना का मुद्दा उठा, नकली शिवसेना का मुद्दा उठा। बात हुई कि मतलब मराठा वोट बैंक हमारा है, शिंदे ने विश्वासघात किया है।
लेकिन ये सब मुद्दे दिखे क्यों नहीं चुनाव में? देखिए लोकसभा चुनाव में गद्दारी का मुद्दा बहुत उठाया गया था, तो गद्दारी का मुद्दा एनसीपी के लिए भी काम किया, शरद पवार के लिए भी, और यही मुद्दा काम किया आपके उद्धव ठाकरे के लिए भी। लेकिन उद्धव ठाकरे की जब रैलियां हुई तो जो अल्पसंख्यक वोट है, खासकर मुस्लिम वोट बैंक, जो कि एमवीए की बहुत बड़ी ताकत रहा अल्पसंख्यक की, जो कि इसमें नारा भी रहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अलग रहेंगे तो कट देंगे, तो इस नारे ने भी बड़ा काम किया। वहाँ पर जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग था वो ये भरोसा होगी उद्धव ठाकरे की जो पूरी पॉलिटिक्स रही है, कट्टर हिंदुत्व पे पॉलिटिक्स उनकी पूरी रही है। अब तक बाल ठाकरे साहब पेश खुदने का मामले से लेकर पूरा राम मंदिर के मामले तक शिवसेना की जो पॉलिटिक्स रही, वहाँ पर अल्पसंख्यक वोट को कैप्चर करने का पॉइंट वो कर रहा। दूसरा बात है, पिछले 5 महीने में एक तरह से वो कॉम्प्लेसेंसी आ गई, संतुष्टि का भाव आ गया कि हम इस मैच को आराम से जीत जाएंगे। लेकिन उसमें लाडली बहन लड़की बहन जो योजना इंट्रोड्यूस करी, पुरानी पेंशन को लिए कहा, किसानों की कर्ज माफी की जो योजनाएं लाया महाराष्ट्र के अंदर, उसने एक तरह से बहुत बदलाव का काम किया। लोगों को लगा कि महायुति की सरकार केंद्र में, तो डबल इंजन की जो सरकार है वो एक बड़ी भूमिका निभा सकती है बदलाव के लिहाज से। और इसमें बीजेपी ने भी रणनीति में बदलाव किया। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां कम रही, स्थानीय जो मुद्दे थे उनको हावी किया गया। जो महंगाई रोजगार के मुद्दे उठाए गए, खासकर महंगाई, वो उतने काम नहीं कर पाए इलेक्शंस के अंदर। बीजेपी ने जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था उसका अच्छे से काउंटर किया, मनोज रंगे पाटिल को लेकर। एकनाथ शिंदे का जो चेहरा था वो उसी लिहाज से एक बड़ा प्रतीक बना। बीजेपी ने जब सीटें बांटी तो मराठा और ओबीसी फैक्टर को काउंटर किया, जो शरद पवार के लिए नेगेटिव का काम कर गया। तो बीजेपी ने क्या, वो जो छोटी जातियों को साधा, खासकर माधव फार्मूला, डीएमके फार्मूला, उसने बीजेपी के पूरी तरह से हक में काम किया। तो उद्धव के लिए कोई फार्मूला नहीं था, वो पूरी तरह से निर्भर शरद पवार की जो थी, क्योंकि इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी, महायुति शरद पवार थे। ये माना शरद पवार का एक मराठा छत्रप है, उनके पर महाराष्ट्र बोर्ड कर सकता है, और वो थोड़ा चेहरा थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे उसका चेहरा नहीं बन पाए थे, सिंधा टूट गई थी। एक पॉइंट ये भी सामने निभर के आया कि शायद वो फैक्टर बहुत ही नॉमिनल फैक्टर कह सकते हैं कि जो चुनाव चिन्हों का बंटवारा हुआ बाद में, असली जो चुनाव चिन्ह था वो धनुष बाण और मशाल, वो चुनाव चिन्हों का जो बंटवारा हुआ उसमें थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, लेकिन वो डैमेज इतना नहीं था जिसमें इतना पीछे पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो एमबीए के पास विपक्ष का पद भी नहीं इस वक्त है, जो उनके आंकड़े हैं वो विपक्ष के नेता का हक भी नहीं मांग सकते, यह महायुति उनको देगी शायद। जी विवेक जी, जैसे अभी अनुराग जी ने उनका जिक्र किया शरद पवार का, शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इस चुनाव में उनका कोई प्रभाव दिखा नहीं। एनसीपी का 10 सीटें जीत पाई, क्या लग रहा है कहाँ चूकी एनसीपी? एक इस पे टिप्पणी करने से पहले एक टिप्पणी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के जो वोटर हैं उन पर तरस आता है मुझे। मतलब आप जब हम नतीजे देखें, आप कितना मुश्किल हो जाता है कि हमें नतीजे देखना कितना मुश्किल है कि भाई एक बीजेपी हो गई, शिवसेना शिवसेना शिंदे, शिवसेना शरद पवार, एनसीपी शरद पवार। तो सोचिए अगर हमारे लिए नतीजे देखना इतना मुश्किल हो रहा है, समझना कि किसको कितने पड़ रहे हैं, तो वोटर कैसे तय करता होगा? अभी 6 महीने पहले पता चला वो कैंडिडेट किसी और के साथ था। अब वो पार्टी पता, शिवसेना जो थी बहुत हिंदुत्व, बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व पर दावा करती थी, कट्टर हिंदुत्व थी। अब लेकिन वो जो उसके बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और वो सेकुलर हो गए। ठीक है, एनसीपी वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे के साथ हैं। तो आप एज अ वोटर आप सोचिए कि अगर जो इन मुद्दों पर देते होंगे वोट, मान लीजिए जिनका था कि बहुत हम उद्धव ठाकरे को वोट देंगे क्योंकि कट्टर हिंदू हैं और मराठा सत्ता की बात करते हैं, अब वो तो कांग्रेस के साथ बैठे हैं, उनके हिसाब से वो वोटर कैसे तय करेगा? तो मुझे पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो स्थिति है उसको देख के ऐसी खिचड़ी इस समय मेरे ख्याल से किसी स्टेट में तो नहीं वोटर्स भी तो कंफ्यूज हाँ, रहे होंगे। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो जो इस तरह के जो रुझान, इसका एक वजह ये भी है कि वोटर के लिए अब लोकसभा में वही वोटर अलग तरीके से वोट कर रहा है। मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो कंफ्यूजन इस समय इतनी ज्यादा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कि कौन किसके साथ है, कौन हिंदुत्व वाला है, कौन सेकुलर है, कौन ज्यादा कट्टर हिंदुत्व है। ब्यूरो से भी जब बात कर रहे थे हमारे, जब इलेक्शन कवरेज के दौरान, तो वो ये चीज कह रहे थे, चलो सिटीज एरिया में है, नाम पढ़ के वोट दे दिया। आप गांव में जाओगे सिंबल देख के वोट, अब धनुष बाण का सिंबल वो वोट कर रहा है, वो जा रहा है। अच्छी बात है, वही जो माहिम सीट से जब खड़े हुए थे तो वहां पर तीनों शिव सैनिक खड़े हुए हैं। तो तीनों शिव सैनिक को कैसे करें? मनसे का आदमी भी शिव सैनिक है, राज ठाकरे के भी, उद्धव के शिव सैनिक है। शरद पवार की बात करते हैं, शरद पवार का एक भतीजा एक सीट से लड़ रहा है, उस पे उनका पोता लड़ रहा है, यानी अजीत पवार के सामने उनका भतीजा, तो फैमिली ही आपस में लड़ गई। मतलब आप ये सोचिए कि अगर जिस आधार पर भी मतदाता निर्णय लेता होगा वो कितना कंफ्यूज होगा, वो किस तरह से निर्णय लेगा। तो मतलब ये जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जो गफलत चल रही है, जितनी जल्दी ठीक हो जाए बेहतर है। अदरवाइज हम लोग के लिए भी बड़ा मुश्किल है तय कर पाना क्यों महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में चीजें गड़बड़ हो रही है, लोग समझ रहे हैं या मुश्किलें आ रही है। उसके लिए कि 2 पार्टियां हैं, दोनों तरफ हैं, ठीक है, दोनों का दावा, जैसा अगर आप देखेंगे तो शरद पवार ने एनसीपी बनाई, तो शरद पवार की हमारी एनसीपी है, ठीक है, और एक सिंबल रहे हैं, पहचान रहे हैं, और बड़ी मतलब अगर देखा जाए नेशनल पॉलिटिक्स और खासतौर पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा कद अगर किसी नेता का है तो शरद पवार का है ना, आजादी से लेकर अब तक का मैं कह सकता हूँ। लेकिन शरद पवार अब
कैसे पहचानोगे? शरद पवार तो हार गए, इतनी सीटें हार गए उसमें, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। शिवसेना आप किसको मानोगे? बालासाहेब ठाकरे के बेटे उद्धव की है या शिंदे की है? ठीक है, अब लोकसभा चुनाव में तो सब उनको वोट मिला, लेकिन विधानसभा में इधर आ गया, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये तय कर पाना मुश्किल है कि किसका एजेंडा क्या है, किसकी विचारधारा क्या है। अगर हिंदुत्व की विचारधारा है तो कांग्रेस के साथ कैसे है, और अगर एनसीपी की सेकुलर विचारधारा है तो बीजेपी और शिवसेना के साथ कैसे है, लेकिन सब साथ में है। तो इतनी ज्यादा गफलत है कि तय कर पाना मुद्दों के साथ बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जो ओवरऑल निर्णय आ रहे हैं वो नीतियां सरकार की क्या हैं, लाड़की बहना टाइप की स्कीम है जिसमें आपको फायदा मिल रहा है, इसके हिसाब से चीजें तय हो रही हैं। थोड़ा बहुत जो सेंटर का एक फायदा होता है, जैसे एक मोदी जी का कुछ ना कुछ फैक्टर रहता है, वो है, वो काम वो भी करता है, तो सब मिला के इनको एडवांटेज रहा है। साथ में मुंबई में, अगर हम खासतौर पर मुंबई की पॉलिटिक्स की बात करें, तो मुंबई में एक चिंता इस बात को लेकर थी कि जो पुरानी सरकार जब दौर में जो कुछ इनके कई काम रुक रहे थे, तो जो मुंबई का जो शहरी मतदाता है वो खासतौर पर इस बात को इसको लगता है कि नहीं, अगर इनकी गवर्नमेंट रहेगी तो ये सारे जो प्रोजेक्ट चलना है जिससे उनकी थोड़ी लाइफ ईजी हो रही है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो एक वजह मैं मान सकता हूँ कि मुंबई की पॉलिटिक्स में वो काम की होगी। अदरवाइज बाकी जगहों में तो जिस तरह की गफलत है, महाराष्ट्र के चुनाव तो मतलब भगवान ही मालिक है। अनुराग जी, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जो हिंदुत्व कार्ड है उस लग रहा है कि प्रभाव कर गया है वो बयान, या फिर कोई और जी, वजह है? उस मॉडल ने प्रभाव किया। वो योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश में इस बयान को दिया तो बीजेपी ने उसको हाथों हाथ बयान को लिया। उत्तर प्रदेश में भी इसका फायदा दिखाई दिया, क्योंकि जितनी भी पिछले में जो पीडीएफ फार्मूला था अल्पसंख्यक का, अखिलेश यादव का, वो बिल्कुल काम नहीं किया अगर आप देखें तो इस चुनावों में बिल्कुल ही। और यही बात महाराष्ट्र के अंदर भी रही, क्योंकि वहाँ ओवैसी फैक्टर भी थोड़ा था, तो जिससे कहा गया राज ठाकरे का फैक्टर भी था। तो उन फैक्टर के लिहाज से बटेंगे तो कटेंगे मामले को बहुत तेजी से हुआ, और खासकर एमबीए के पास, महाविकास अघाड़ी के पास ये मुद्दा था। और अजीत पवार, वही जो कॉन्ट्रास्ट स्कंजी कह रहे हैं आप, कॉन्ट्रास्ट देखिए, अजीत पवार के पास अल्पसंख्यक वोटों की पूरी पॉलिटिक्स रही, उन्होंने मुस्लिम जो वोट था वो पूरी उसकी पॉलिटिक्स रही, लेकिन बीजेपी इसको बैलेंस करने में कामयाब हो गई कि एक तरफ वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी कर रहे थे, और उनका एक धड़ा, जो उनका गठबंधन का धड़ा, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स भी कर रहा था। लेकिन लोगों ने बड़ा नैरेटिव देखा जिसमें उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे कटेंगे। राज ठाकरे वाला बताइए। राज ठाकरे तो इतनी बड़ी बड़ी बयान दे रहे थे, बीच में ट्रेंड चला कि किंग मेकर बनेंगे, एक सीट भी नहीं जीत पाए, उनका बेटा भी हार गया अमित ठाकरे। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी शिवसेना, अब राज ठाकरे क्या है, राज ठाकरे भी शिवसेना का एक हिस्सा थे, लेकिन शिवसेना बटी नहीं थी। वो ये हुआ था कि उनको उत्तराधिकारी तौर पर नहीं मिला तो अपने उन्होंने बना ली, तो उनकी कभी उस तरह से संगठन बना ही नहीं। मन से जो है, अगर कुछ उन्होंने मन से कहाँ से नजर में कब आई कि किसी वेंडर को पीट दिया, किसी सब्जी वाले, किसी टैक्सी वाले को चांटे मार दिए, वो फ्रिंज एलिमेंट की तरह उन्होंने काम किया। तो उनकी पॉलिटिक्स हम कभी माने जाते थे कि जब वो बाल ठाकरे के दौरे माने जाते थे कि ये सही उत्तराधिकारी हैं, बट देखिए बिना संगठन के, राजनीतिक चीज है जिसमें आपको संगठन जमीन पे चाहिए काम करने के लिए, तो बिना संगठन के वो थे। एक फेस वैल्यू है, एक मराठा वैल्यू है, फायर ब्रांड है, सारी चीजें हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए आपके पास संगठन चाहिए और संगठन के लिए पैसा भी चाहिए। तो अभी तक देखा जाए तो उनके पास उस तरह का ना कोई कहीं से पावर रही है, ना कभी बहुत अच्छा किसी चुनाव में प्रदर्शन किया है। ये और जिसमें जब शिवसेना के ऑलरेडी दो टुकड़े चल ही रहे हैं, तो मतलब वोटर हमारा इतनी परेशान है कि ये सही शिवसेना, ये सही शिवसेना, उसमें कोई तीसरा शिवसेना कैसे कोई लेगा? तो दो के कंफ्यूजन में तीसरा कैसे आएगा? एकनाथ शिंदे ने, चूंकि उनकी पार्टी के बीच में बयान भी आया था कि 10 सीटें ऐसी रही जहां पर राज ठाकरे उनके वोट काटे, वो कहना था अगर इन पे ना करते तो ना राज ठाकरे 10 सीट उनकी अधिक होती, उद्धव की, या शिंदे की सीट अधिक होती। तो एक तरह से वो अपने ही शिवसैनिकों के वोट काट के ले गए। तो शायद अगर आपको बोलूं, आप लोगों को, दोनों जन को एक नाम बताना हो कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप लोग का क्या जवाब है? देवेंद्र फडणवीस। कोई देवेंद्र संशय नहीं। फडणवीस। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों जन ने हमसे बात की और बताया महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा कि दावे किए गए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सबको इंतजार है कि महाराष्ट्र का राजा कौन बनेगा, कौन सीएम होगा, वहां पर किसको पद मिलेगा। जो भी आएगा रिजल्ट हम आप तक लेकर आएंगे। जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।